जिसमें हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ा ही अहम रखता है। और इसमें प्रस्तुत करने के इसे प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में नोएडा से हमारी टीम केवी न्यूज इंडिया की आई हुई है और हम अपनी टीम को माल्यार्पण से इनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ चीफ एडिटर सर राजेश शर्मा है जिनका माल्यार्पण करेंगे हमारे अंकल बबलू विश्वकर्मा। आइए सर इनका आप माल्यार्पण करें और इनका तालियों से स्वागत करें। और केवी न्यूज इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रामगोपाल वर्मा का स्वागत करेंगे मिस्टर सीटू सेगर। आइए और राजेश का हमारे केवी न्यूज इंडिया के सब एडिटर मिस्टर संदीप सिंह चौहान जी का माल्यार्पण करेंगे मिस्टर सर माधव भाई सर। और हमारे जो केवी न्यूज इंडिया के चीफ ट्रेनर हैं जो सारे लोगों को ट्रेनर देते हैं वो करेंगे श्री उत्तम जी। माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। अब इनमें केवी न्यूज इंडिया क्या है और ये कैसे मीडिया के उसमें क्या कदम उठाया इन्होंने। ऑलरेडी तो सारी और मीडिया चल रही है लेकिन केवी न्यूज इंडिया के आने का क्या मतलब है ये हमारे सब एडिटर मिस्टर संदीप सिंह चौहान जी यहाँ पे आके बताएंगे। सर प्लीज मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट हो रही है सर आप अपने सारे मोबाइल नमस्कार। जितनी लंबी होगी नमस्कार उतनी लंबी मिलेगी आपको कार तो 1 सेकेंड। नमस्कार। भाई वैसे वीरभूमि महोबा के आसपास हैं हम सारे और अगर हम वीरभूमि महोबा के आसपास हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर भी वो जोश वो जुनून और वो वीरत्व के भाव होने चाहिए जो आज हमारे बुजुर्गों ने हमें कहीं न कहीं गिफ्ट रूप में दिए। इससे पहले कि मैं अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाऊं हमारे बीच में NCIF के चेयरमैन मिस्टर विकास राजपूत आ चुके हैं। उनका तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से दोस्तों केवी न्यूज इंडिया जिसका नाम आज आप सुन रहे हैं आखिर ये केवी न्यूज इंडिया है। सबसे पहले हम जानते हैं केवी न्यूज इंडिया के बारे में कि आखिर केवी न्यूज इंडिया है। केवी न्यूज इंडिया का पूरा नाम है खबर विजेता मीडिया नेटवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है
सूचना मंत्रालय द्वारा अथॉरिटी मिली है, जिसका कि हेड ऑफिस आपने उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 51 में इसका हेड ऑफिस है। आज वहां से चल करके हम यहाँ तक आए हैं। आखिर हमारा यहाँ तक आने का मतलब क्या है और हम क्यों आए हैं, थोड़ा सा उसके भी बारे में जानें। हालांकि अगर आज बात करी जाए तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर ना तो मीडिया कंपनियों की कमी है, ना तो मीडिया कर्मियों की कमी है, और ना तो किसी भी तरीके की खबरों की कमी है, ना खबर बनाने वालों की। लेकिन मैं अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, मेरी चंद गुजारिश आप लोगों से, क्या आप लोग हमारी गुजारिश को मान सकते हैं? अगर आप हमारी गुजारिश को मान सकते हैं तो सबसे पहली हमारी गुजारिश है कि स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो डोंट माइंड, आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं तो साइलेंट मोड पे कर लें, ताकि आपकी बजने वाली फोन की धुनी कहीं ऐसा ना हो कि किसी का ध्यान भटका के किसी को अपने मार्ग से इधर से उधर कर दे। क्योंकि हो सकता है कि हम बातों के सिलसिले में बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत गहराई तक उतरेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बातों के दौरान आपकी फोन की तरंग किसी का ध्यान भटका दे। मेरी दूसरी गुजारिश है आप लोगों से कि जो हमारा प्रेजेंटेशन टाइम है, जो हमारा मीटिंग का टाइम है, वो समथिंग 30 से 35 मिनट चलेगा। तो क्या 30 से 35 मिनट आप हमें समय दे सकते हैं? यस या नो? अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मेरे 30 से 35 मिनट खराब होने वाले हैं, तो प्लीज, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके 30 से 35 मिनट खराब हुए हैं, उस 30 से 35 मिनट का जो भी चार्ज बने, मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे से लेके जाना। और अगर आपने समय का सदुपयोग करना है तो आप यहीं से हमारी एक एक बातों पे ध्यान देना शुरू करें। अगर मेरी बातों के दौरान आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि बीच में किसी भी तरीके से मेरे से सवाल मत करना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर हम और आप सवाल और जवाब में उलझ गए तो शायद हमारी मीटिंग ना हो करके पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएगी, जो कभी खत्म नहीं होगी। इसके बाद मेरी आखिरी गुजारिश है कि आपस में बातचीत बिल्कुल न हो, और कोई भी सीटों को छोड़ के जाएगा नहीं। वैसे भी आप लोग अब सीटें नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर सीट पे हमने पहले से ही फेविकोल डलवा दिया। अब तक काम कर जाओ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आखिरी गुजारिश मेरी कि इस तरीके से मेरे दोस्तों, घूर के मत देखो, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ, ऐसे मत देखो कहीं बाहर से नहीं आया हो। मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और जब भी मैं कोई बात कहूँ तो तालियों के साथ, अगर कोई बात आपको अच्छी लगे तो तालियों के साथ मेरा उत्साह जरूर बढ़ाते रहना, ताकि मुझे ये पता पड़े कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्या हो सकता है? यस या नो? एक चीज और बता दूं, अकेला आपके सामने इतनी आवाज बुलंद है और आप सब मिल करके क्या मेरा मुकाबला नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं? यस या नो? तो साहब एक बार जोश के साथ, जोरदार तालियों के साथ दोस्तों, जिस केबी न्यूज इंडिया की बात हम कर रहे थे कि आखिर ये केबी न्यूज इंडिया है क्या, अभी तक बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होगी कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को यहाँ क्या कह के बुलाया गया, कि पार्टी है या कुछ ये है वो है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोग यहाँ पे आए हैं। मुझे भी जब पहली बार बुलाया गया था तो मेरे दोस्त ने तो ये कहा था कि भाई आजा, एक पार्टी रखी है, पार्टी में चलते। अब मैं पार्टी के बहाने पहुंच गया। अब जब मैं यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ न्यूज चैनल के बारे में बताया जाने लगा। मैंने कहा भैया न्यूज चैनल से मेरा क्या वास्ता। मैंने ऐसी बहुत सारी न्यूज कंपनियां देखी, ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल देखे, लेकिन जब सामने वाला शख्स मेरे सामने जब उसने बोलना शुरू किया और बोलते
कहीं मेरे भी दिमाग में वो सारी बातें आने लगी कि आखिर वाकई में हमें ये क्यों बिठाया गया। तो इस तरीके से हमारी और आपकी बातों का सिलसिला जब आगे बढ़ेगा तो हम सब समझ पाएंगे कि आखिर हमें आप क्यों बात कर रहे थे जिस न्यूज चैनल के बारे में हम कि केवी न्यूज इंडिया का एक पहल है। केवी न्यूज इंडिया कोई नाम नहीं, केवी न्यूज इंडिया कोई ऐसी अलादीन का चिराग नहीं जो आपको पकड़ा दिया जाए और जिन प्रकट होगा और वो कहेगा क्या हुक्म मेरे आका। बस केवी न्यूज इंडिया एक पहल है और विश्वास आप पहल किस चीज की है? ये पहल है हिंदुस्तान से अत्याचार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को मिटाना। तो क्या ये हमारे देश से दूर हो सकता है? अच्छा, अत्याचार भ्रष्टाचार है, हो रहा है, कैसा हो रहा है? एक साथ हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है। खैर शेखर साहब बातचीत करते रहना। अगर ये ठीक ठाक अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है तो क्या चाहते हैं कि ये खत्म हो? अगर चाहते हैं तो सोचा भी होगा कि कैसे खत्म होगा। सोचा है कैसे खत्म होगा शेखर साहब? मीडिया के माध्यम से। मीडिया साहब कोई ऐसा क्रांतिकारी चीज तो है नहीं, मीडिया कोई फौलाद तो है नहीं, मीडिया हथियार लेके तो चलती नहीं है। लेकिन जागरूक करने से पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर इसे शुरू कौन कर रहा है, ये शुरुआत इसकी कहां से है? पता है इसकी जड़ कहां पे है, शुरुआत कहां पे है? कोई बता सकता है शेखर साहब? सबसे पहले अगर कोई भी चीज हमारे समाज में आती है तो उसकी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी, और जब तक हमें किसी चीज की जड़ नहीं पता होगी तो हम अटैक कहां पे करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। जब हमें जड़ पता पड़ जाएगी कि इसकी जड़ कहां पे है तो हम इसे खत्म भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। आइए आज हम जानते हैं अत्याचार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। ये हमारे समाज में कुछ इसी तरीके से पनपा है जिस तरीके से एक बरगद का बीज तो देखा होगा कितना बड़ा होता है, एक बहुत मामूली सा बरगद का बीज और उससे जो वृक्ष तैयार होता है, शायद है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा वृक्ष अगर होता है तो बरगद का ही होता है। कुछ इसी तरीके से ये हमारे समाज के बीच एक बीज पड़ा था, लेकिन आज ये बरगद का वृक्ष बन चुका है। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक आज इसे खत्म करने के लिए न जाने कितनी पॉलिटिकल पार्टियां, न जाने कितनी संस्थाएं, न जाने कितने एनजीओ अपनी अपनी तरफ से इस चीज का प्रयास कर रहे हैं कि इसे खत्म किया जाए। और वो खत्म किस तरीके से कर रहे हैं आओ थोड़ा सा जानते हैं उसके बारे में। लोगों का मानना यह है कि पहले इस पेड़ के पत्ते तोड़े जाए, फिर इसकी टहनी को तोड़ा जाए, फिर इसकी डाल को काटा जाए, फिर इसके तने को काटा जाए, बाद में जड़। और कर भी रहे हैं। कोई लिफ्ट लगा के चल रहा है, कोई सीढ़ी लगा के चल रहा है, कोई डायरेक्ट चल रहा है, जो नहीं चढ़ पा रहा है वो नीचे से लाठी डंडा चला रहा है। आखिर ये लोग जब ऊपर से पत्ते तोड़ते हुए नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद गलती से एक आध टहनी भी टूट जाती, जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि फिर से नए पत्ते आते हैं। जहां से एक टहनी टूटी थी वहां से 4 टहनियां निकल आई। ये फिर पत्ते तोड़ते हैं, फिर नीचे आते हैं। और हमारे हिंदुस्तान की मीडिया दिखा रही होती है कि ये भारत के महारथी हैं जो हिंदुस्तान से अत्याचार और भ्रष्टाचार दिखा रहा था। भाई बजाओ तो मिल से बजाओ और खोल के बजाओ, ठीक है ना? तो इस तरीके से काम होता है। आज ये एक बात समझ में नहीं आती है कि ये लोग उसकी जड़ पे वार क्यों नहीं करना चाहते हैं। अगर उसकी जड़ पे वार किया जाए तो शायद ये पेड़ सूख सकता है, शायद
उसकी लकड़ी हमारे फर्नीचर के काम आ सकती है, जलावन के काम आ सकती है। ऐसे लोग तो क्या इन्हें इसकी जड़ नहीं पता है या जड़ पे वार नहीं करना है? क्या कारण है बताएंगे सर आप, क्या कारण है? क्या इन लोगों को जड़ नहीं पता है या जड़ पे वार नहीं करना चाहते? जड़ पे वार नहीं करना है कोई, बाकी हिंदुस्तान में नहीं रहते क्या? अगर हिंदुस्तान में रहते तो कम से कम हमें हमारे संविधान के बारे में तो पता होना चाहिए। है हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की 4 विधाएं हैं, ये सभी को पता है। 4 विधाओं में से सबसे पहली विधा है विधायिका, दूसरी विधा है कार्यपालिका, तीसरी विधा है न्यायपालिका और चौथी विधा कौन सी है साहब? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है, मैंने बता दिया ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथी कौन सी है? शायद हम लोग पढ़ते नहीं, बुंदेलखंड इसीलिए तो पीछे नहीं है, पढ़ाया तो सभी को जाता है, ये तो कक्षा 5-6 की क्लास में पढ़ाया जाता है। मैडम आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते है। चौथा जो इसका स्तंभ है वो है पत्रकारिता। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ इसका पत्रकारिता है। 4 स्तंभों पे हमारा हिंदुस्तान टिका है। 3 स्तंभ जनता के द्वारा बिठाए गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 स्तंभों की रचना पहले हुई है, बाद में चौथे स्तंभ की रचना हुई। ये चौथा स्तंभ क्यों बनाया गया? क्योंकि जनता ने जब 3 स्तंभों की रचना की तो जब घोटाले होने लगे, गड़बड़ होने लगी, तो जनता को कैसे पता चले कि क्या सच हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, तो उसने चौथा स्तंभ बिठाया पत्रकारिता। और पत्रकारिता को काम दिया गया कि ये तीनों जो भी कर रहे हैं उसका केवल सच मुझे बताना। तो मेरा एक और सवाल अब आपसे बनता है, क्या आपके पास सब कुछ सच आ पा रहा है? अगर आपके पास सच नहीं आ पा रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन? हाँ जी, बातचीत नहीं कर रहे, इफेक्ट नहीं आ रहा। जब तक आपका रिफ्लेक्शन हम पे नहीं पड़ेगा तब तक मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जुड़ा हूं सिर्फ आपसे। और अगर हमारे सवालों का जवाब या हमसे बातचीत करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी और आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हम जान सकते। इसका असली जिम्मेवार कौन है? पत्रकारिता। और आप कह रहे थे कि इसे पत्रकारिता से मिटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ दोषी तो खुद पत्रकारिता है, तो कैसे मिटाया जाएगा? कैसे करता? अगर गलत कहा हो तो बता दें। अगर ये अत्याचार भ्रष्टाचार की जड़ मीडिया है तो इसे मीडिया कैसे खत्म कर पाएगी? क्या कभी ये किसी ने सोचा है? फिर तो और ज्यादा बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा ना। इसकी जड़ मीडिया नहीं सर, पूरा दोष मीडिया का नहीं है। फिर किसका? इसकी जड़ बोल रहे हैं ना कि अत्याचार की जड़, नहीं आपका मतलब ये अत्याचार ये मीडिया की देन है। हाँ, उसको मैं नहीं मानता। नहीं मैं अत्याचार पूरे शिक्षा में ऊपर ऐसा मीडिया का नहीं। 1 सेकंड साहब, क्या नाम था आपका? माधव द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि इसकी पूरी की पूरी जड़ अगर है तो मीडिया है और दूसरा कोई नहीं। 1 सेकंड, इसकी जड़ अगर मीडिया नहीं है, आप मान लेते हैं कि किसी भी घर में है और उस घर की चाबी आप मुझे दे जाए, आपके घर की चाबी मेरे पास हो और आपके घर में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है? आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे ऊपर भरोसा किया, आप अपने घर की चाबी मुझे सौंप के चले गए कि संदीप जी जब तक मैं लौट के नहीं आता हूं मेरे घर की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी। आपके जाने के बाद मैं आपके घर के बाहर कुर्सी डाल के सिक्योरिटी रूम में बैठा हूं, कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है चोरी करने के वास्ते और उससे अगर मैं ये कह दूं
कि आप ये लो चाबी, जाके घर की तिजोरी का ताला खोलो और ले जाओ, बाद में तिजोरी को लॉक करके चाबी मुझे दे जाना और इसका कुछ हिस्सा मुझे दे जाना। तो गलती चोर की है या गलती मेरी है? किसकी है? किसकी गलती है? मेरी गलती है। चोर की गलती है, वो तो उसका काम ही है चोरी करना। जिस समय हिंदुस्तान एक लोकतंत्र गणराज्य है, हिंदुस्तान की फैसला जनता फैसला करती है कि किसकी सरकार बनाना है, किसकी सरकार गिराना है। आज हिंदुस्तान की जनता के साथ जो विश्वासघात हो रहा है, जब हिंदुस्तान की जनता को यह पता था कि ये तीनों भ्रष्ट, तो जनता ने पत्रकारिता को काम दिया कि आप केवल निगरानी करके मुझे बताना। आज अगर पत्रकारिता उनके साथ मिल गई है तो गलती किसकी? अगर सिक्योरिटी रूम में एक आईना बना के रखा था मीडिया को, लेकिन आज उस आईने पे ही भूल गए, कुछ कहना चाहेंगे? जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया है कि जो सिक्योरिटी कर रहा है उसने चाबी दे दी, सर कभी भी ऐसा भी होता है कोई सिक्योरिटी करने वाले के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, वो चोर चोरी करके ले जाता है। हाथ पैर यहाँ नहीं बंधे थे, यहाँ सर मीडिया भी गलती पूरी पत्रकारिता की भी नहीं है, गलती पूरी पत्रकारिता की भी नहीं है, क्योंकि पत्रकार भी अपना कॉलर साफ करता कहता मेरी गलती नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर मैं हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ हूँ तो चौथे स्तंभ होने के नाते मुझे सुविधा क्या मिलेगी, और जब मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं मैं जा करके चोरी से करूँ। पत्रकारिता तीनों स्तंभों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है, वेतन दिया जा रहा है, भत्ता दिया जा रहा है, रहने को घर दिए जा रहे हैं, गाड़ी दी जा रही है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सब कुछ उन्हें मिल रहा है, लेकिन चौथे स्तंभ को क्या मिल रहा है? पत्रकार जा करके रिपोर्टिंग लेता है, पत्रकार जा करके व्यूजर लेता है, व्यूजर लेके जब वो देता है जाके तो एडिटर जाके बिक जाता है। क्या करे वो पत्रकार? कहते हैं कि जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये धरा भी बेच देंगे और चमन भी बेच देंगे। जिस दिन सो गए अगर कलम के सिपाही तो ये राजनेता पत्रकारिता की पूरी गलती है, लेकिन मजबूरी है पत्रकारिता की, पत्रकार की मजबूरी है कि जो आज वो इस तरीके का कृत्य करना चाहता है। इसी बात को आज बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि अगर मीडिया ही दोषी है इस अत्याचार भ्रष्टाचार का, तो आज दुबे जी मैं भी मीडिया लेके आया। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मीडिया लेके आया हूं तो मैं भी चोर होऊंगा, जाहिर सी बात है। और आज मैं मीडिया लेके आया हूं तो जाहिर सी बात है कुछ एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ और एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि जो आज तक किसी ने भी अपनी लाइफ में देखा नहीं होगा कि मीडिया कभी इस तरीके से भी आपके साथ कैसे, जिस तरीके से अन्य सभी मीडियाओं के पाठक होते हैं ऐसे ही आपकी भी मीडिया के पाठक हो। पाठक तो समझते होंगे आपको, पाठक किसे कहते हैं? उसी को कहते हैं। सभी मीडिया के पाठक होते हैं, ऐसे ही हमारे भी पाठक हैं। अब मैं आपको दुबे जी और सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से करप्शन हमारे देश से मिटेगा, किस तरीके से हिंदुस्तान से अत्याचार भ्रष्टाचार भागेगा। अगर ये राठ है, मान लेते हैं कि इस राठ में 10,000 लोगों की जनसंख्या है, मान लेते हैं अगर 10,000 लोग इस राठ के अंदर रह रहे हैं तो इसमें 1,000 पाठक हम भी बना सकते हैं, बना सकते हैं ना? अगर 1,000 पाठक हम बना लेंगे तो आगे चल करके यही पाठक, क्योंकि हम अपने पाठकों को अधिकार दे रहे हैं कि आप आंखों देखी न्यूज हम तक दे सकते। अभी तक आप भी पाठक होंगे किसी न किसी मीडिया के। सर मैं पीछे से बात करना चाहूंगा, आपसे ही जी, क्या नाम है आपका?
अच्छा, तो स्वाद आप अखबार पढ़ते हैं? कौन सा पढ़ते हैं? अच्छा, कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? एक महीने से। कोई और पुराना पाठक हो जो कोई अखबार काफी दिनों से पढ़ रहा हो, 2-4 साल? जी, क्या नाम है? चंद प्रकाश वर्मा जी, कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं? अमर उजाला। कितने सालों से? आपके एरिया संवाददाता कौन है? एरिया रिपोर्टर कौन है? साहू जी है, साहू जी, सूरज साहू। सूरज साहू अमर उजाला के एरिया रिपोर्टर। अगर आपके साथ में, आपके पड़ोसी के साथ में, आपके दोस्त के साथ में कल किसी भी तरीके की कोई घटना हो जाती है और आप उस घटना को मीडिया के थ्रू समाज के सामने अगर लाना चाहते हैं, तो क्या वो आपकी खबर छाप देंगे? नहीं छाप सकते, बात अलग है। क्या वो आपकी खबर को छाप देंगे? अगर आप उनके पास जाएं और उनसे बोलें कि साहू जी, मैं आपके इस अमर उजाला को 4 सालों से 3 सालों से पढ़ रहा हूँ और ये मेरे साथ घटना हो रही है, इस घटना को समाज के सामने लाना है, इसे आप छाप दो, तो क्या वो ऐसी छाप देंगे? नहीं, क्यों? ये बिना सबूत के छापना। नहीं, सबूत भी है आगे। तो लाजमी छापना। शायद दुबे जी, मुझे लगता है कि आप पत्रकारिता से हैं, क्या ऐसे ही छाप देते हैं? बिल्कुल सर, मीडिया थोड़ा सा अपना फैमिली को बचाव करती है। यदि वो खबर किसी दबंग को इसके खिलाफ है तो उसको हल्का करके लगाएंगे, और अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो उसको बहुत अच्छा बना के लगाएंगे। ऐसे ही। अच्छा, दुबे जी, परिवार कैसे चलते हैं? अच्छा, सैलरी मिलती है आपको? बहुत कम मिलती है, 1500। तो 1500 रुपये में गुजारा कैसे चल जाए? नहीं, फिर क्या करते हैं? मेरी अगर आप पर्सनल बात कर रहे हैं तो मैं अपने पिताजी को पैसे बैठ हूँ, वही पैसे लेते हैं। अब बाकी मीडिया वाले। सिंगर साहब, आप भी मीडिया से हैं, कौन सा देख रहे हैं? मैं सर सबसे पहले तो आपसे केवल ये कहना चाहूँगा, अभी आपने मुझसे कहा था कि तीसरी बार आप लोग पार्लियामेंट न बनाए, ठीक है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसको स्वाभाविक है कि वो तर्क वितर्क हो ही जाएगा। हम लोग ना चाहें कि वो भी तर्क वितर्क हो जाएगा। जैसे मैं हूँ, स्वाभाविक है मैं मीडिया पर डिपेंड हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब ये बताने वाली चीज़ नहीं है। हम जैसे 100 बीघा मेरे नाम खेत है, पर्सनली मेरा है, मैं कुछ भी ना करूँ, लेटा खाता रहूँगा। लेकिन अब जैसे अब माधु जी ने बताया तो स्वाभाविक सी बात है, मैं भी अपने पापा पे डिपेंड हूँ अभी तो। सिंगर साहब, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि शायद आज यही चीज आप इस चीज पे बिल्कुल गिल्टी फील ना करें और ऐसा ना सोचें कि हम आपकी वो सारी बातें खोल रहे हैं, लेकिन आज ये सच्चाई है। मैंने आपसे कह दिया कि चौथा स्तंभ करे ना तो क्या करे, उसकी मजबूरी। कोई भी किसी की खबर ऐसे नहीं छापता है, क्योंकि खबर छापने के लिए उसे कहीं ना कहीं चाहिए परिवार चला। लेकिन आज केवी न्यूज इंडिया अपने पाठक को इस चीज का अधिकार देता है कि आप आंखों देखी न्यूज हमें दें, उसे हम छापेंगे। अभी तक आप अपनी खबर छपवाने के लिए पैसे देते थे, लेकिन अब आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि आपको केवी न्यूज इंडिया की तरफ से पैसा मिलेगा। जैसे आपने कहा कि वैसे खबर नहीं छापेगा, जहाँ भी कोई अपनी घटना घट जाएगी वहाँ सरकार प्रभाव से पत्रकार पहुँचते हैं और न्यूज भी छपती है। मैं पाठक की बात नहीं तो शायद आप मेरे कोई ना शब्दों को समझ नहीं पा अब पत्रकार को तो ये दिखाई नहीं दे रहा कि भाई कहाँ पे घटना घटी, कोई ना कोई तो उसको इन्फॉर्म करेगा ना पत्रकार को। और जब पत्रकार को सूचना मिलती है वो देखता है कि हाँ ये अगर इसी तरीके से उसने न्यूज लगाया। वर्मा जी, क्या नाम था आपका? मैं धर्मेंद्र विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, अगर इसी तरीके से पत्रकार अगर अपना काम करते होते तो हमारे देश से अत्याचार भ्रष्टाचार का खत्म हो गया। ऐसे कहिए, अब पत्रकार को जरूरी क्यों होता है? बात
बातों से सिर्फ बात नहीं बनती और सिर्फ बात से कोई काम नहीं होता। रोगी को लाजिम है दवाई और हकीम दोनों, कभी नुस्खों की इबादत से आराम नहीं। अगर आज इसी तरीके से हमारी मीडिया के कर्मी या आज हमारी पत्रकारिता साफ रही होती तो शायद आज हम उस जगह तक पहुंच गए होते, उस मुकाम तक पहुंच गए होते। लेकिन मजबूरी है पत्रकारिता की कि उसके भी हाथ बने, उसके पास कोई सुविधा नहीं है तो उसे करना पड़ता है। आज इसी चीज को हम बदलना चाहते हैं कि कोई भी हमारा पत्रकार भाई या कोई भी आज हमारे प्रति मीडिया के प्रति इंटरेस्टेड व्यक्ति कभी किसी के आगे हाथ न फैलाए और उसके आगे किसी चीज को नेगेटिव वे से सोचने से बेहतर है कि उसे पॉजिटिव वे से सोचा जाए। किसी चीज को अगर आज मीडिया आपके बीच में आई है, अगर मीडिया की वही शान, मीडिया की वही खौफ, आज अगर कोई पावरफुल है हिंदुस्तान के अंदर तो मीडिया है और मीडिया का खौफ लोगों से कम हो गया है। आज पत्रकार कहीं भी जाता है उसकी कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि 10, 20, 50 में हम दूर। जब तक कहते हैं कि अगर कोई रोके रास्ता, कोई अगर रोके रास्ता तो जरूरत और बढ़ती है। अगर आए मुश्किल, अगर सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रोके रास्ता तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिक जाने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बिकने से ना है। आज ये सिस्टम कैसे आपके बीच में काम करेगा कि हमारे जो भी पाठक हैं, पाठक आंखों देखी खबर हम तक भेजेंगे और वो खबर जैसे ही हमारे पास आएगी उस खबर को हम शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। जो हमारा एरिया रिपोर्टर है उस एरिया रिपोर्टर को बताएंगे, वो एरिया रिपोर्टर जाकर के उस खबर को वेरीफाई करेगा। घटना सच है तो तुरंत उसे हम फ्लैश कर देंगे और वो घटना आगे। और जब इस तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं हमारे समाज से अत्याचार भ्रष्टाचार खत्म होगा। और अभी भी आपको नहीं आया यकीन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसे होगा। मान लेते हैं कि ये राट है और राट का ये कौन सा एरिया है सर? मान लेते हैं कि ये अतरौली है। अतरौली में 10,000 लोग रह रहे हैं। 10,000 लोगों में 1,000 हमारे भी पाठक, ठीक है ना? हमारे पाठकों को आंखों देखी खबर देने का अधिकार है, रिपोर्ट करने का अधिकार है। वो आंखों देखी खबर हम तक दे सकते। अब अतरौली के किसी एक कॉर्नर पे कोई घटना हो रही तो वहां पे पूरे 1000 तो नहीं मौजूद होंगे, 100 तो मौजूद होंगे। अगर 100 पाठक वहां पे मौजूद हैं और वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो घटना को ट्रांसलेशन बना रहे हैं, वैसे आम पब्लिक को अधिकार नहीं होता। और जब आम पब्लिक को अधिकार नहीं होता है किसी भी तरीके की घटना के बारे में लिखने का, वीडियो शूट करने का या फोटो खींचने का, लेकिन हमने अपने पाठक को अधिकार दिया कि आपके सामने किसी भी तरीके का कोई भी क्राइम हो रहा है तो आप उसकी वीडियो बनाएं, आप उसकी फोटो खींचें या लिखें हमें SMS और भेज दें, हम तुरंत उस पर एक्शन लें। ठीक है? इस तरीके की कोई भी घटना घट रही है वहां पे अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो कोई भी आपको रोक सकता है, टोक सकता है कि ऐसा क्यों। आप तुरंत अपना आई कार्ड निकालें और उसे दिखाएं कि मैं केवी न्यूज़ इंडिया का मेंबर, ये मेरा नाम है, ये मेरा ID नंबर है, ये मेरा ऑफिस का एड्रेस है, ये मेरा वेबसाइट है। आप कहीं भी जाकर के चेक कर लो, ऑनलाइन सब कुछ करो। आज हमारे यहाँ रिपोर्टर तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो कि भाई आई कार्ड कहाँ है? आई कार्ड आज हिंदुस्तान की चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हर चौथी गाड़ी पे लिखा होगा प्रेस, मांग लो आई कार्ड। आई कार्ड लेकिन हम अपने पाठक को आई कार्ड से प्रोवाइड करें। और जब हमारे 100 पाठक उस घटना को देख रहे हैं, अब
अब मान लो कि किसी एंटी पार्टी ने आपको देख लिया और उसने कहा कि भाई साहब एक काम करो, इस बात को यही खत्म कर देते हैं, ले लो 10-20 हज़ार रुपये, मामला रफा दफा कर देते, तो हो सकता है कि आपके भी मन में आ जाए कि चलो क्या जाता है, और आप लेने पे आ गए। आप उस भीड़ में देखो तो आपको और टीवी न्यूज़ इंडिया के 2-4-10 मेंबर नजर आ गए। आपने कहा कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे और भी साथी। हो सकता है कि ये रकम 10 लोगों में आपस में बांट ली जाए। आप 10 के 10 सोचे कि इस रकम को हम दबा जाए, लेकिन शायद आप ये भूल चुके हैं कि वहाँ 90 और कोई न कोई वो खबर हम तक भेज देगा, और जब वो खबर हम तक भेज देगा तो वो खबर छपेगी, और जब खबर छपेगी और वो खबर चलेगी तो कल को किसी ने आपको पैसा दिया था तो किस चीज का दिया, और वो खबर छप रही वो आपको छोड़ देगा। आगे से अगर आपको मौका मिलेगा फिर लेने का तो लोगे। पता चला उसी को बैठा दिया उसने, जो खबर छाप रहा तोड़े पड़ना, नहीं छाप रहा तोड़े पड़ना। अगर वो सारी चीज और मैं बता दूंगा, मुझे नहीं कहना चाहिए। अत्याचार, भ्रष्टाचार जो पॉइंट ऑफ जो बात चल रही है, इतिहास गवाह है इस बात का, इन चीजों को ना कभी खत्म कर पाए हैं लोग, और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता ये चीजें कभी खत्म हो पाएंगी। मैं आप पर डाउट नहीं करता, ये मेरी इंटरनल फीलिंग है। इतिहास मैंने भी पढ़ा है, मैं भी पढ़ता हूँ इतिहास। तो इतिहास अगर आपने पढ़ा है तो इतिहास के कुछ पढ़ने में आपको याद दिलाता हूं। लोग हत्याएं करने पर मजबूर कर देते हैं, भ्रष्टाचारी पर मजबूर कर देते हैं, और ये सिलसिला आज से नहीं चला, ये प्राचीन समय से चल रहा है। विश्वकर्मा जी, मैं आपको इतिहास के पढ़ने कुछ याद दिलाता हूँ और आप भी कहोगे कि याद करो। भाई प्रयास करने में कुछ नहीं जाता, आप प्रयास कर अब रहे बात हैं, प्रयास की नहीं है, हम आपके साथ हैं, अब हम प्रयास करेंगे। अब बात ये चीज ना हो। विश्वकर्मा जी, बात प्रयास की नहीं है, बात आपके इंटरनल फीलिंग। अब बात इंटरनल फीलिंग की करनी है। बताइए। इतिहास गवाह है, याद करें और पढ़ लें जाके। सन 1947 से पहले जहां से सूर्योदय होता है और जहां तक सूर्यास्त होता है वहां तक राज्य था केवल और केवल अंग्रेजी। आपके ही जैसे कुछ लोगों ने उस वक्त सोचना छोड़ दिया था कि हम कभी आजाद हो सकते हैं। इतिहास में है जी, लोगों ने सोचना छोड़ दिया था कि हम कभी आजाद हो सकते हैं या इन अंग्रेजों की सूरत से निकल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कूदे थे क्रांति के मैदान में, ज्यादा लोग नहीं थे, चंद लोग थे, और उन्हें यह भी पता था कि मेरे साथ होगा क्या। सबको पता था कि मैं गोली से मारा जाऊंगा, सबको पता था कि मैं सूली पे लटकाया जाऊंगा, सबको पता था कि मेरी बीवी बच्चों को, मेरे परिवार को परेशान किया जाएगा। अगर वो यही सोच लेते तो भाई साहब आज हम आजाद नहीं हो। इस तरीके से बंधन में आज भी ये बात, आज हम यहाँ जितने सदन में लोग बैठे की बात की जाए तो आज अभी हमें ओपन बेसिक आजादी मिली। अपनी बात नहीं कर रहा, जैसे अगर आजादी की और बात मिनट सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है। जो आपने अभी आज़ादी की बात कही, ऐसी कई घटनाएं आती मुझे रिपोर्टर के साथ में। अभी विमान में एक कांड हुआ, एक रेप वाला, उसमें एक पत्रकार ने अपना लिया, इसके बाद उसने पूरी बात सुनना सर। तो उसको उन्होंने कवर किया, कवर करने के बाद पुलिस वालों ने उसके ऊपर लाठीचार्ज की, बाकायदा वो दिया था अपना, उसने पूरा टेलीकास्ट अपना दिया वहाँ पर, और उन्होंने टेलीकास्ट नहीं किया। तो ये क्या, एक ऐसा हो सकता है, वो तो अपनी जान लगा चुका है वहाँ पे, वो बेचारा भर्ती झांसी में है, उसको वहाँ पर दिखाया नहीं गया कि इसको भी गलत पिटाई भी गलत, जो भी उसको नहीं किया गया। ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। मैं आपको पूरा का पूरा, अगर हमने कोई खाता तैयार किया है तो सबसे पहले अपने रिपोर्टर की, जो हमें रिपोर्ट कर रहा है, उसकी सुरक्षा का हमने पहले ध्यान में रखा। और जिसे डर हो मौत का, जिसे डर हो समाज का, वो घर में बैठ जाए, पत्रकारिता छोड़ दे। पत्रकारिता का उसको डर ही होता तो क्यों ज्वाइन करता वो?
सर पत्रकार को बहुत करेक्ट नहीं होता, लेकिन जब एक पत्रकार चीज़- चल जाता है तो मीडिया को कहता है मैं हमारा पत्रकार ही नहीं है। आपको वही अभी बात यहाँ बोलूं। हुआ है सर रात में फिर मैं आपको वही ऐसा नहीं है कि हमने किसी प्लान को तैयार किया। मुझे भी पता था कि जो अगर आज हम समाज में खुल के अत्याचार भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने जाएंगे तो कल को कोई हमारी भी कलपटी पे 303 रख देगा। एक तरफ रखेगा 303 और एक तरफ रखी होगी पेटी कि भाई दो में से जो मर्जी आए वो चूज कर ले। यही होता है कि चाहे रुपए उठा ले चाहे गोली खा ले, बंदा क्या करेगा? कुछ भी यही तो करेगा ना। लेकिन मैंने भी सिस्टम बनाया है कि चाहे कोई गोली मार जाए और चाहे करोड़ दो करोड़ मेरी टेबल के पीछे डाल जाए और चाहे हम बिक जाएं, चाहे हमारे चीफ एडिटर बिक जाए, लेकिन ये सिस्टम रुकेगा नहीं क्योंकि इसे डायरेक्ट ऑनलाइन कर दिया। सबसे बड़ी बात, अगर ये डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया है तो ये एक बार फ्लैश हुआ नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में खबर गया। अब चाहे गोली मार जाओ और चाहे ये रुकने वाला नहीं, ये चलेगा ही। तो मैं आगे बात कर रहा था कि जब इस तरीके से अब वहां पे 10 लोग रकम लेकर के और उस घटना को दबा गए, लेकिन वहां 90 उनके जैसे और खड़े थे, तो कोई ना कोई घटना को फ्लैश कर देगा। तो विश्वकर्मा जी होगा ये कि आगे से हमारी रिश्वतखोरी की आदत बंद हो जाए। हमें डर हो जाएगा पैसा लेने से पहले, रिश्वत लेने से पहले कि कहीं कोई टेलीविजन इंडिया का मेंबर तो इस खबर को काम दो ही तरीकों से किए जा सकते हैं, या तो शौक से किया जाए या फिर जब मेन पॉइंट पे सबसे पहली सीढ़ी यहीं से पत्रकारिता से ही, एक रिपोर्टर से ही पाबंदी लगेगी कि जब वो रिश्वत लेगा नहीं तो वो गलत करेगा और गलत होने भी नहीं देगा। अगर वो सच का सिपाही है, सच्चाई का सिपाही है, कलम का पुजारी है, तो जाहिर सी बात है कि आज जो उसके हाथ बंधे हैं, जो प्रतिबंध लगा है क्योंकि वो रिश्वत ले लेता है तो वो लिख नहीं पाता, और जब वो लेगा नहीं तो वो लिखेगा, और जब वो लिखेगा तो लोगों की सोच बदलेगी, लोगों के सामने सच आएगा, और जब सच आएगा तो हिंदुस्तान का, इसमें कोई सच नहीं। इसी तरीके से ये हमारे रिपोर्टिंग का सिस्टम कि यहाँ मेंबर से लेकर के और रिपोर्टर तक कोई भी हमें खबर दे सकता है। पहली, अब अगर किसी भी तरीके की खबर चलती है, खतरा तब होता है जब एक पेपर होता है या एक चैनल होता है, एक चैनल का एक एरिया रिपोर्टर होता है। खतरा मैं बताऊं कब होता है? जब एक चैनल का एक एरिया रिपोर्टर होता है और जब वो रिपोर्ट करता है उस एरिया की, तो पता पड़ जाता है कि उसी ने की होगी। और एक एरिया में जब 1000 रिपोर्टर हम छोड़ रहे हैं, फिर किसने? अगर आप पे कोई आंच आती है तो आप अकेले नहीं हैं, 1000 आपके साथ। अपने आप को अकेला क्यों फील कर? अभी तक आपने अकेले काम किया है, इसलिए डर लग रहा। संघे शक्ति संगठन, जब एक संघ मिलेगा, एक संगठन बनेगा तो आपका यूथ बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी मैच्योरिटी बढ़ेगी। आप कहते हो कि हमारा घर कैसे चलेगा? अगर हम इस तरीके से काम करने लगे तो हमारा परिवार कैसे पलेगा? उसका हमने विशेष ध्यान में रखा। कोई भी मीडिया होती है, वो अपनी खबर तभी चला सकते हैं, अपना अखबार तभी चला सकते हैं जब उनके पास पाठक, तभी तो चलेगा। जब उन्हें देखने वाले या उन्हें सुनने वाले, और पाठक कौन बनाता है? कौन बनाता है? पत्रकार लोग बनाते हैं, अपने पत्रकार के बारे में बताएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके बारे में बताएं।
बनाते हैं। हमारे चैनल पर जी आप ये देखें, आप ये चैनल देखें, आप ये पेपर पढ़ें। विश्वकर्मा जी, मान लें आप एक पत्रकार हैं, मैं पत्रकार मान लेता हूँ, एक मान लीजिए और एग्जाम्पल पर जुड़ा मान लेता हूँ कि आप एक पत्रकार हैं हाँ। और आपका एक पेपर आया है, एक पेपर से, एक पेपर कंपनी से आप जुड़े हैं और आपने उस पेपर को हाईलाइट करना है, तो आप कितने पाठक बनाओगे? लगभग 1 महीने में कितने बनाओगे? अब वो तो हमारी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों से बात कर सकते हैं, कितने लोगों को अपने पेपर के बारे में बता सकते हैं। मोटा मोटा एग्जाम्पल, मोटा मोटा आइडिया, मिनिमम है 10-15 लोग तो बनाएंगे। 10-15 लोग बना लोगे ना? हाँ। 1 महीने में, 1 महीने में आपने 10-15 लोग बना लिए, तो एक पत्रकार को, एक आदमी का कितना मिलता है एक पाठक का? एक घर में अगर हम एक अखबार लगवाते हैं तो कितना कमीशन आता है? तो एजेंसी बोलने का होता है सर जो। हाँ हाँ, कितना आता है? पता नहीं। जो एजेंसी लिए होगा उसके लिए कुछ भी हो। लेकिन अगर आप एक हमारा एक पाठक बनवाओगे तो एक पाठक का हम आपको 100 रुपए देंगे। एक पाठक का 100 रुपए देंगे, तब तो पाठक बनाया जा सकता है। पाठक कैसे बनेगा, कितने में बनेगा? वो मैं बाद में बात कर लेंगे। 100 रुपये सर पर मंथ है या एक पाठक का आप 1 महीने में 1000 पाठक बना जाओ, आपको हर पाठक का 100 रुपए दें, तब तो बनाए जा सकते हैं। नहीं तो पाठक तो 2 प्रकार का होता है। ऐसा पहले तो आप मुझे पाठक की डेफिनेशन बता दीजिए। पाठक को पाठक मान रहे हैं, पेपर पढ़ने वाले को या टीवी चैनल देखने वाले को? चाहे वो टीवी चैनल देखने वाला हो, चाहे वो टीवी चैनल देखने वाला हो, चाहे वो पेपर पढ़ने वाला हो, मेरे लिए दोनों पाठक। ठीक है, दोनों तो को क्या उस पाठक को रजिस्टर्ड किया जाएगा? हाँ रजिस्टर्ड किया जाए, तभी तो पता चलेगा कि उसे ये हमारा पाठक है। भी उसे भी कार्ड मिलेगा, उसे भी सारी फैसिलिटी मिलेगी रजिस्ट्रेशन के साथ। तो उसको फिर उसके बदले में उसको कुछ शुल्क देना होगा। हाँ देना होगा। अगर अन्य मीडिया में किसी भी न्यूज़पेपर का आप पाठक बनाते हैं तो फ्री में तो कोई नहीं बनता होगा, जिसके घर में 1 साल अखबार आता हो। अगर किसी के घर में 1 साल अखबार आ रहा है तो फ्री में बन जाता है क्या? हम लोग तो क्या है मंथली पेमेंट लेते हैं। नहीं, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का हम बुक करते हैं। अपना अपना शेड्यूल चलता है। करते हैं। कोई 6 महीने पेमेंट कर रहा है, कोई 1 साल का कर लेगा। मान लेते हैं कि 1 साल के लिए हमने किसी भी अखबार का किसी को पाठक बनाया, तो हम कितना शुल्क लेते हैं? वो तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा पेपर अमर उजाला, हाईलाइट पेपर, बढ़िया जैसे पेपर, हमारा पेपर 2.5 रुपए का जाता है, एक या 2 रुपए का जाता है हमारा पेपर। तो 7 रुपए महीने के हिसाब से हम लोग जमा करना है। साहब 1 साल का उसको एवरेज होगा 1 साल का अगर करता है 200, 300, 400, 500 उसको लेता हूँ। जैसे अगर मंथली 60 रुपए देना पड़ता है तो 1 साल में उसको कुछ पैसे कम कर दिए। हाँ कुछ तो होगा, कितना होगा? तो ये मान लो 700 रुपए के आसपास। 700 रुपए होते हैं ना, 700 रुपए का शुल्क देना पड़ता है। 700 रुपए देकर के कोई भी किसी भी मीडिया का पाठक बनेगा, उसके घर में अखबार आएगा, लेकिन वो कभी भी अपनी खबर उस अखबार में उस पाठक के जरिए, उस अखबार के जरिए नहीं लगवाता। अगर उसे खबर लगवानी है तो रिपोर्टर को सीधी सुना, ठीक है ना? हम रखते हैं 1000 रुपए का शुल्क पाठक का। 1000 रुपए से उसे हम रजिस्टर्ड बनाते हैं सबसे पहले आई कार्ड के द्वारा। 1 साल तक उसे फैसिलिटी देते हैं हम कि वो आंखों देखी न्यूज हम तक दे सके। 1 साल तक उसे हम फैसिलिटी देते हैं कि वो किसी भी तरीके की जो भी न्यूज हमें देता है, पर न्यूज का 10 रुपए से 200 रुपए तक हम उसे देते हैं। 1 साल तक उसी को हम मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट विद चार्ज के, विद डाक खर्च के, हमारा सब कुछ होगा। 1 साल तक उसके घर में मैगजीन बेचते हैं उसी 1000 रुपए। उसी 1000 रुपए में उसे हम 100 रुपए से लेकर के और लगभग 2 करोड़
95 लाख रुपए तक की टीम इनकम लेते हैं उसी 1000 रुपए। उसी 1000 रुपए से 500 रुपए से लेकर के और 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी देते हैं। उसी 1000 रुपए से 1 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का बीमा देते हैं। उसी 1000 रुपए में उसे एक पेन डायरी से लेकर के इनाम में रिवार्ड BMW कार देते हैं। और उसी 1000 रुपए से हम चलते हैं, हमारी कंपनी चलती है, हमारा पूरा एक पाठक बनाया था 700 और एक पाठक हम बना रहे 1000। बात इतनी है 300 ज्यादा नहीं। और उसी 1000 रुपए में कैसे रिपोर्टिंग की जाती है हमारे बीच में ट्रेनर। तो विश्वकर्मा जी किसका पाठक कोई बनना चाहिए? साहब इस दुनिया के अंदर सिस्टम तो बथेरे हैं और अगर हमें कुछ करना होगा तो विश्वकर्मा जी कहानी बदल सकती है, फसाना बदल सकता है, नगमे बदल सकते हैं, तराना बदल सकता है, पर शर्त ये है साथी कि हम अपनी सोच को बदलें तो ये हिंदुस्तान का जमाना बदले। आज हमारी सोच केवल वही है, आज पीछे का ही सोच रही है। ये सारा सिस्टम था जो मैंने आप तक पहुंचाया, बताया, समझाया। अगर कोई भी ऐसा शब्द आपको लगा हो कि जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे हो तो अपना छोटा भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के माफ करना। और अगर अब किसी के भी मन में किसी भी तरीके की बात XYZ और खुद के बात कर लेंगे भी बैठ, किसी भी तरीके का कोई भी सवाल किसी के मन में आ रहा हो, डोंट माइंड, बिल्कुल फ्री है आप हमारी तरफ से डिस्कस करके जाइएगा। यहाँ से सवाल लेके मत जाना। जय हिंद, जय जय।